अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आज जो हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.2 है ना, उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स लगने हैं उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को आज ना हमने समझना है। यानी कि इसकी जो पहले एक्सरसाइज और जो एग्जांपल्स हैं उसको हमने समझना है। तो आज खुदारा आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो आज वाला लेक्चर है ना, इसको ज़रूर देखें एक्सरसाइज वाली वीडियो देखने से पहले, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आएंगे तो फिर ये आपको वो जो मैं क्वेश्चन से सॉल्व करूँगा उनकी समझ आएगी। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं जी, यहाँ पे जो सबसे पहली हेडिंग है यही हमारा मेन टॉपिक है जो हमने इसमें पढ़ना है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, a rectangular coordinate system allows us to specify and locate points in a plane। ये जो आपकी प्लेन यहाँ पे आपको नज़र आ रही है ना, इसके अंदर पॉइंट्स को और लोकेशन को जो लोकेट करने का प्रोसेस है ना, वो हम ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर करते हैं। उसके बाद ये कहता है, ये आपकी डेफिनेशन है जो आप तकरीबन इतनी डेफिनेशन लिख लें तो ये पेपर के लिए काफ़ी होएगी। उसके बाद वो कहता है, इट आल्सो प्रोवाइड्स अ जियोमेट्रिक वे टू रिप्रेजेंट फंक्शंस इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आपको पता है कि जब आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो, उसमें एक x की वैल्यू आती है और एक y की वैल्यू आती है। वो x और y की जो वैल्यूज़ है ना, उनको भी हम यहाँ पे जो है ना वो रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। यानी कि वो कहता है, इट आल्सो प्रोवाइड्स अ जियोमेट्रिक वे, कि ये ज्योमेट्री के ज़रिए हम यहाँ पे जो है ना उनकी x की वैल्यू और y की वैल्यू को लोकेट करेंगे। आगे करेंगे भी, जब मैं करूँगा ना फिर मैं वापस यहाँ डेफिनेशन पे आऊँगा, फिर आपको बताऊँगा भी ये देखें ये बात हमने यहाँ पे इसमें पढ़ी थी। उसके बाद आज वो कहता है, इन अ प्लेन टू रियल नंबर लाइन्स कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स एक्सिस। वन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये आपका जो है ये वर्टिकल है, ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। ये जो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है, और ये आपका वर्टिकल एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। उसने यही बात की है कि एक आपका वन हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड अदर वर्टिकल एक्सिस आर कंस्ट्रक्टेड परपेंडिकुलरली। परपेंडिकुलर मीन के एक दूसरे के अमूदन, ये इस तरह है तो ये इस तरह है, ये आपस में परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के अमूदन है। टू ईच अदर सो डैट दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ओ, कि वो इस तरह से एक दूसरे को करें कि वो एक दूसरे को, ये जो आपको पॉइंट ओ नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। इसके अलावा उसने बताया कि इसको आप फिगर नंबर 4.1 में देख सकते हैं। ये जो हम देख रहे हैं ये फिगर नंबर 4.1 ही है। उसके बाद आज उसके बाद वो कहता है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। जो ये दो एक्सिस हैं, ये जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, इसको ये ओरिजिन कह रहा है कि ये आपका ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन है जिसको उसने ओ से डिनोट किया हुआ है। फिर वो कहता है जी, फ्रॉम नाउ वी शैल कॉल द हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस। जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको वो कहता है हम एक्स एक्सिस कहेंगे, इसको हम कहेंगे वाई एक्सिस। अभी तक जो उसने स्टोरी सुनाई, उसने स्टोरी ये सुनाई है कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, इसके अंदर हम अपनी इक्वेशंस और फंक्शंस की जो वैल्यूज़ हैं उनको हम यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं, और उनकी एक जियोमेट्री के ज़रिए हम उसको ज़ाहिर करवा सकें। फिर वो कहता है जी, इसमें दो लाइनें होती हैं, एक लाइन ये वाली है जो हॉरिजॉन्टल है जिसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, एक जो है वो वर्टिकल है जिसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जिस जगह से ये इंटरसेक्ट करती हैं उसको ओ कहते हैं। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन कहलाता है। इसके अलावा कहता है, इसको हम वाई एक्सिस कहेंगे और इसको हम एक्स एक्सिस कहेंगे। इतनी सारी बातें उसने की हैं जो बातें मैंने आपको बताई हैं अभी। उसके बाद आ जाए, उसके बाद वो कहता है, अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने जो आपकी एक्स की और वाई की वैल्यूज़ है उसको आपने किस तरह से ग्राफ के ऊपर शो करवाना है। आइए मैं आपको बताता हूँ। ये इसने जो इतनी सारी लंबी स्टोरी लिखी हुई है, स्टोरी को मैं आपको मुख्तसर बताता हूँ। यहाँ पे दो बातें हैं, एक ये वाली बात है 4,2 और एक बात ये वाली है 2,4। अब ये जो आपका सेट होता है ना, इस सेट के अंदर पहली जो वैल्यू होती है वो एक्स की वैल्यू होती है, और जो दूसरी वैल्यू होती है वो वाई की वैल्यू होती है। यहाँ से मैं पढ़ता हूँ थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। वो कहता है कि जी यहाँ से वी ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। उसने कहा कि हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया। परपेंडिकुलर ड्रा करना क्या होता है कि इस तरह से अमूदन जो दो लाइनें होती हैं उनको ड्रा करने का जो प्रोसेस उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। यहाँ से वो कहता है कि वी ड्रॉ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम पी टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये कहता हमने एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और एक के ऊपर हमने किया वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ। फिर वो कहता है, दे मीट दीज एक्सिस एट 4 and 2 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है कि यहाँ पे उसने बात की ना, एक्स पहले एक्स किया फिर वाई की बात की,
तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने कहा वी ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी। उसने कहा कि हमने परपेंडिकुलर का, आपको पता है, एक परपेंडिकुलर एक्स यहाँ से किया और ये वाई एक्सिस, ये परपेंडिकुलर एक्स और वाई को इस तरह से अमूदन एक दूसरे के ड्रॉ करने को परपेंडिकुलर कहते हैं। उसने कहा कि वी ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम पी टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का एक हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया। दे मीट दीज एक्सिस एट 4 and 2 रिस्पेक्टिवली। उसने कहा कि इनकी जो वैल्यूज़ हैं, ये जो आपस में मिले हैं, ये 4 पे और 2 पे जाके मिले हैं। रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि जैसे वो पिछली लाइन में बात कर रहा है ना, पहले वाई एक्स आ रहा है फिर वाई आ रहा है, यानी कि ये पहली वैल्यू जो है वो एक्स की है और दूसरी वैल्यू वाई की है, रिस्पेक्टिवली। Thus P determines two numbers 4 and 2. We say that the rectangular coordinates of P are always given by the ordered pair. Ordered pair का मतलब ये है कि पहले 4 की वैल्यू आएगी, पहले x की वैल्यू आएगी और फिर y की वैल्यू आएगी। ये ordered pair है। अब इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने कहा था कि दो उसने चीज़ें दी हुई हैं, एक उसने ये 4,2 और 2,4, इनको हम ड्रॉ करके देखते हैं कि इनको हमने ड्रॉ कैसे करना है। अगर हम 4 को ड्रॉ करते हैं तो 4 में पहली वैल्यू क्या किसकी है, x की है। यहाँ पे मैं आ गया, ये आपका x एक्सिस है, x एक्सिस यहाँ पे 0 है, यहाँ ओरिजिन पे इसकी वैल्यू 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। तो इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे होएगी और जो y है उसकी वैल्यू कहाँ पे होगी, ये y है, तो ये y की 1, y की 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 आ गई और y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2। यहाँ पे ये ड्रॉ होएगा। सो इसकी तो आपको क्लैरिटी मिल गई होनी है कि ये 4 की, ये 4x का यहाँ पे और y का जो 2 है वो यहाँ पे, इसका पॉइंट यहाँ पे बनेगा। अब 2 और 4 का पॉइंट कहाँ पे बनेगा, 2 और 4 का पॉइंट अगर मैं देखूँ तो वो कहाँ पे बनेगा, आ जाए, इसको x की वैल्यू 2 है तो x यहाँ पे आ गया और y की वैल्यू कितनी करनी है 4, तो y की वैल्यू ये इस तरह से जाएगी, ये 2 और 4 का ये इस तरह से बनेगा और इसका 4 का और 2 का इस तरह से बनेगा। ठीक है, पहली वैल्यू x की है और दूसरी वैल्यू y की है। अब आप एक काम करें, वीडियो को पॉज करें और पॉज करने के बाद आपने जो बनाना है ना, आपने बनाना है 6 और 2 का बनाएं और 4 और 2 का बनाएं। इसके ऊपर प्रैक्टिस करें कि इसका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम पे इसका जो ग्राफ है वो किस तरह से बनेगा, इसकी प्रैक्टिस करें। तो प्रैक्टिस कर ली आपने, चले आगे बढ़ते हैं। ये वाली जो डेढ़ लाइन है इसमें देखें, इन लाइनों में उसने वही बात की है कि यहाँ पे जो भी फंक्शन होएगा ना, उसकी जो पहली वैल्यू वो x होएगी, जो दूसरी वैल्यू है वो y होएगी। x जो है वो इस हिसाब से देखेगा कि x की जो वैल्यू है वो कहाँ पे मिल रही है और y की जो वैल्यू है वो कहाँ पे मिल रही है। इस तरह से वैल्यू को आपस में जोड़ा जाएगा और x को एब्सिसा कहते हैं। यहाँ पे देखें, x को या तो आप एब्सिसा कह सकते हैं या आप x कोऑर्डिनेट कह सकते हैं और y को आप ऑर्डिनेट कह सकते हैं या फिर y कोऑर्डिनेट कह सकते हैं। ये देखें, इनके किसी पुरानी बुक के ऊपर जो मैंने यूज़ की उसमें लिखा भी हुआ है कि इसके MCQs भी आ सकते हैं, ये जो पॉइंट्स मैंने आपको अभी बताए हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं इससे। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, उसको हम देखते हैं कि उसको हम किस तरह से करेंगे। या पेज नंबर 194 के ऊपर यहाँ पे है 1 और -4। इसमें जो पहली वैल्यू है वो एक्सिस है, x कोऑर्डिनेट है और जो दूसरी वैल्यू है वो y कोऑर्डिनेट है। तो पहला x कोऑर्डिनेट इसका और दूसरा इसका है y कोऑर्डिनेट। अब देखें, अब जो x की वैल्यू है वो तो हो गई ये 1, ठीक है, और सॉरी ये x की वैल्यू हो गई 1, वो x एक्सिस पे यहाँ पे ये आ गया 1, ये आ गया 1 और दूसरा जो y है उसकी वैल्यू -4 है। अब y की वैल्यू मैं इधर को तो देखूंगा नहीं क्योंकि इधर तो प्लस है, तो y की वैल्यू मैं कहाँ पे देखूंगा, ऐसे नीचे की तरफ देखूंगा। तो इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो ये बनेगा, ये वाला। यहाँ पे देखें, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 1 और y की वैल्यू आ गई -4। ये -3 है, -3 के बाद -4 है, ये देखें ये -4 यहाँ पे बनेगा। ये देखें यहाँ पे वो एक बात करता है, वो कहता है द पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट x कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी
पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस है यहाँ पे वाई एक्सिस, तो जो उसका एक्स कोऑर्डिनेट है ना वो 0 ही रहेगा यहाँ पे, क्योंकि रीजन अगर मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ वाई एक्सिस पे, यहाँ पे अगर यहाँ पे हूँ तो यहाँ पे भी एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, 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 यहाँ पे भी है। यानी कि वो कहता है कि अगर आप वाई एक्सिस पे मूव कर रहे हो ना तो उसके ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। और इसी तरह अगर आप वाई कोऑर्डिनेट पे हो तो वहाँ पे अगर आप इस तरह से सॉरी ये मैं पहले वाई कोऑर्डिनेट पर था, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट सारा 0 है। और अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट पे हूँ तो एक्स कोऑर्डिनेट पे वाई सारा 0 है। अगर ये मैं वाई पे हूँ, 1 पे हूँ, 2 पे हूँ, 3 पे हूँ, 4 पे हूँ, तो ये वैल्यूज तो एक्स की हैं। यहाँ पे जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 0 है। ये बात इसने यहाँ पे की है। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। उसके बाद ये कहता है कि जी द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस डिवाइडेड द एक्स वाई प्लान इनटू 4 रीजन्स। वो कहता है कि ये जो कोऑर्डिनेट है ना, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसको हम 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं। मैं आपको यहीं से समझाता हूँ। इसमें सबसे पहला जो है वो क्वाड्रेंट 1 है। क्वाड्रेंट 1 के अंदर क्या है, वो क्वाड्रेंट 1 के अंदर कह रहा है कि एक्स और वाई दोनों की जो वैल्यू है वो 0 से ज़्यादा है, 0 से ज़्यादा। यानी कि ये देखें यहाँ पे जो इनकी इस सेक्शन के अंदर जो वैल्यूज आ रही है ना एक्स और वाई की, ये सारी 0 से ज़्यादा है। यानी कि देखो 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, ये हमारा क्वाड्रेंट 1 है। उसके बाद हमारा क्वाड्रेंट 2 है। क्वाड्रेंट 2 के अंदर क्या है, क्वाड्रेंट 2 के अंदर एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो 0 से छोटी हैं और जो वाई की वैल्यू है वो 0 से बड़ी हैं। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें वाई की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी हैं। ये देख लें 1 2 3 4, और एक्स की वैल्यू में का 0 से छोटी है तो -1 -2 -3 -4, ये 0 से छोटी हैं। ये हमारा क्वाड्रेंट 2 है। उसके बाद है क्वाड्रेंट 3। क्वाड्रेंट 3 के अंदर क्या है, क्वाड्रेंट 3 के अंदर आपका यहाँ पे देखें जो आपकी एक्स की वैल्यू है वो भी 0 में है और जो आपकी वाई की वैल्यू है वो भी 0 में है। तो क्वाड्रेंट 3 के अंदर एक्स और वाई जो है वो दोनों लेस देन 0 और वाई भी लेस देन, एक्स भी लेस देन 0 और वाई भी लेस देन 0 है। उसके बाद आपका आ जाता है क्वाड्रेंट 4। क्वाड्रेंट 4 के अंदर आपका क्या है, क्वाड्रेंट 4 के अंदर आपकी जो एक्स की वैल्यू है वो आपकी 0 से बड़ी है। ये उसने लिखा हुआ है कि जो एक्स की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है और जो वाई की भी वैल्यू है वो लेस देन 0 है। यहाँ देख लें आप, ये आपका क्वाड्रेंट 4 है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है 1 2 3 4 और वाई की वैल्यू जो है वो -1 -2 -3। तो ये आपके 4 क्वाड्रेंट्स हैं जो 1 2 3 4। और ये क्वाड्रेंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन करके दे दिए हैं कि इनको क्वाड्रेंट इनके नाम क्यों किए हैं और यहाँ पे इनमें आपस में फ़र्क क्या है, वो डिफरेंस भी सारा मैंने आपको समझा दिया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद वो क्या, उसने यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है। अभी हमने क्या करना है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छा इसको तो मैं आपको ये वाला मैं आपको इसमें समझाऊंगा कि ये जो वैल्यूज़ हैं इसको इसने इस पर कैसे लिखा है, और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका मैं आपको बताता हूँ कि इसको आपने ग्राफ के ऊपर कैसे आइडेंटिफाई करना है। ये 2 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद फिर हम इस टॉपिक को क्लोज करके तो फिर हम जो है ना वो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की तरफ चलेंगे। तो आइए इसको देखते हैं। यहाँ पे उसने बात की कि ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है वो इक्वेशन होती है जिसमें एक्स की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, यानी कि 2 होती है। वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। उसके बाद वो कहता है कि जो अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स एंड अ वैल्यू ऑफ वाई। वो कहता है कि जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक x की वैल्यू आएगी और एक आपके पास y की वैल्यू आएगी। उसके बाद वो कहता है कि फ़र्ज़ करो कि आपने इसको सॉल्व किया है और इसकी जो x की वैल्यू आई है वो 1 आई है। x की वैल्यू 1 आने का मतलब क्या है कि y की वैल्यू मैं अब इसमें से निकाल सकता हूँ। यहाँ पे मैं 1 पुट करूँगा, 1 का स्क्वायर लूँगा तो वो 1 आ जाएगा, 2 × 1 करूँगा तो वो 2 आ जाएगा, 1 और 2 3 और 3 में से 3 निकलेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो वो जो y की वैल्यू है वो 0 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 1 आती है तो y की वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है और जो y की वैल्यू आ रही है वो हमारे पास ये 0 आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका सेट बनेगा ये वाला। आपको जैसे कि मैंने बताया इसमें हमने पढ़ा हुआ है कि पहली वैल्यू x की है, दूसरी वैल्यू y की है। x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है। यहाँ पे जो इसने बात की ना, यहाँ पे इसने बात ये की हुई है कि
अगर y की वैल्यू -2 हो, अगर y की वैल्यू -2 होएगी, x की वैल्यू -2 होएगी, तो y की वैल्यू -3 हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे इक्वेशन के अंदर, जो अब ये वाली इक्वेशन है, इसके अंदर x की वैल्यू आप 1 की बजाय अगर आप ये -2 वैल्यू दे देंगे ना, तो y की वैल्यू -3 आ जाएगी। तो हम सिर्फ इसकी बात करते हैं कि अगर 1 और 0 हो तो इसका आप किस तरह से ग्राफ प्लॉट करेंगे, वो इन्होंने यहाँ पे किया तो नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको करके बता देता हूँ। x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, और y की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू 0, तो ये यहीं पर रहेगा। तो इसका जो प्लॉट दर्ज होएगा वो ये होएगा 1 0, कि x मैंने 1 लिख दिया है और जो y है वो 0 पे है। तो इसका जो बनेगा ना, इसका जो ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा, ये इसका ग्राफ बन जाएगा। उसके बाद मैं इससे आगे चलता हूँ। इससे आगे मैं आपको जो ये वाला टेबल है ना, ये समझा देता हूँ। इसके अंदर जो डिस्कशन है वो डिस्कशन कोई इतनी ख़ास नहीं है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये आपकी वैल्यूज़ निकल रही हैं, एक्स और वाई की वैल्यूज़। पहली वैल्यूज़ ये हैं, फिर ये हैं, फिर ये हैं। अब जो पहली वैल्यू है ना एक्स और वाई की, वो आ रही है, एक्स आपका -4 है, तो -4 इसने कहाँ पे किया हुआ है और 5 कैसे किया है। अब देखो, एक्स आपका -4 है, -4 जो है -4x। अब x की जो वैल्यूज़ प्लस वाली हैं वो इस साइड पे हैं, और जो इस तरफ है वो माइनस वाली हैं। तो पहला मैं जो फर्स्ट है वो यहाँ पे डॉट होएगा, और जो y की वैल्यू 5 आ रही है, और दूसरा जो जाएगा, दूसरा जाएगा ये। अब यहाँ पे देखो, x की वैल्यू -4, तो x की वैल्यू ये देखो, ये -4, y की वैल्यू 5, तो ये y की वैल्यू ये 5 हो गई। तो ये इसके ऊपर ये वाला जो है ना, ये प्लॉट होएगा फर्स्ट। अच्छा, उसके बाद सेकंड वाला देख लेते हैं। x की वैल्यू -3 जो है, ये -4 था, -4 था। अच्छा, ये जो था, ये मैं गलत बोल गया हूँ। ये जो -4 वाला है वो यहाँ से होएगा, ये -4 यहाँ पे है, ये यहाँ पे होएगा फर्स्ट, और इसका 5 होना है, तो दूसरा 5 ये। अगर आप इसको मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ ना, तो ये देखो, ये x की वैल्यू -4 आ गई, ये -4, और y की वैल्यू ये 5 आ गई। ये फर्स्ट का ये वाला होएगा। सेकंड का 3x है, तो इसका पहला यहाँ पे आएगा ये, और y की वैल्यू 0 है, तो इसको आपने, ये x की वैल्यू -3 आ गई, और y की वैल्यू ये 0 आ गई, y की वैल्यू ये 0। जैसे इसकी वैल्यू, y की वैल्यू ये 5 आ रही है, तो यहाँ पे y की वैल्यू ये 0 आ रही है, तो इसका यहीं पे डॉट लगेगा। पहला डॉट ये लग गया, इसका दूसरा डॉट लग गया यहाँ पे, 2 डॉट लग गए हैं। यानी कि अगर इसकी मैं कर्व खींचूंगा तो यहाँ से इस तरह खींचूंगा। पहला डॉट, इसका जो पहला डॉट है इसका, वो ये लग गया है, और जो इसका डॉट है वो ये लग गया है, कि यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 है, और इसका y इसके साथ ही मिलना है, क्योंकि y इसका 0 है। उसके बाद आ जाए जी, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -3। अब x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -2 जो है वो हमारी आ रही है, ये x की वैल्यू -2, और y की वैल्यू जो है वो है -3, और y की वैल्यू है -3, ये -2 और -3। अब तीसरा डॉट लगेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे y की वैल्यू ये -3 है, ये y की वैल्यू -3 है, और x की वैल्यू ये -2 है, ये और ये। तो तीसरा डॉट ये लगेगा, इसका डॉट जो ये वाला है, इसका डॉट लग गया ये। उसके बाद जो सेकंड वाली है, इसका डॉट लग गया ये, और जो थर्ड वाली है इसका डॉट लग गया यहाँ पे। अब तीसरा देखते हैं, ये यहाँ पे x की वैल्यू -1 है, तो ये -1 आ गया, -1, और y की वैल्यू 4 है, तो ये आ गया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे x की वैल्यू -1 है, ये x है, और ये y है, ये -4 आ गया, तो तीसरा डॉट यहाँ पे लग जाएगा। उसके बाद चौथा डॉट देखते हैं। चौथा डॉट हमारा, x की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू ये आ गई 1। अच्छा, ये 0 वाला कर दिया है, x की वैल्यू 0, और इसकी 3 नहीं, ये रह गया, ये पहले ये करते हैं। अच्छा, यहाँ पे x की वैल्यू दे रहा है वो 0, तो x की वैल्यू तो ये 0 आ गई यहाँ पे, और
और y की वैल्यू -3, तो ये y की वैल्यू -3, ये y की वैल्यू -3 होगी और x की वैल्यू ये 0 है। नेक्स्ट आ गया 1 और 0, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। यहाँ पे अगर x की वैल्यू 1 है तो ये y की वैल्यू यहाँ पे 0 है, ये x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है। उसके बाद आ जाए x की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू ये 2 है और y की वैल्यू 5 करनी है, तो y की वैल्यू ये 5 हो रही है। ये x की वैल्यू यहाँ पे 2 है और y की वैल्यू यहाँ पे 5 है। अब इन डॉट्स को जब आप मिलाएंगे ना तो ये इस तरह से एक शेप बनेगी। ये जो शेप है ना, ये हमारी शेप पैराबोला कहलाती है। तो जब कभी भी आप अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे ना, ये देखें, ये अगर जब भी द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन एज डिफाइंड इन प्रीवियस सेक्शन एंड इट्स ग्राफ इज कॉल्ड पैराबोला, इसका जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोला जो है ना वो बनेगा। और वो कहता है कि मोस्टली जो इसकी शक्ल होएगी या तो इस तरह की होएगी या फिर इस तरह की होएगी, और जनरली आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फंक्शन है उसकी शेप इस तरह की होती है, y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। इसमें जो हमारा वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू 2 होती है, बार बार मैंने बता दिया हुआ है। और ये या तो अपवर्ड होएगा या डाउनवर्ड होएगा, जैसे ये डाउनवर्ड है तो ये अपवर्ड है। तो ये हमारा जो क्वाड्रेटिक फंक्शन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये उसके ये वाले सारे नंबर मैंने आपको ये इस सिस्टम के ऊपर जो हमारा रेक्टेंगुलर क्वाड्रेटिक सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसके ऊपर मैंने आपको ड्रा करके बताया है। अगला जो हमारा टॉपिक है ना वो है एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। इसका ना मैं पहले ये एग्जांपल इसकी आपको समझाऊंगा। इस एग्जांपल को समझाते समझाते साथ में आपको इसका ये सारा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि ये एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एग्जांपल से आपको समझाऊंगा तो ये ज़्यादा आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट जो है वो क्या होता है और इसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है। अभी हमने रिसेंट ये पढ़ लिया, ये वाली चीज़ें मैंने अभी आपको पढ़ाई हैं, तो इसको देखते हैं। मैंने आपको बोला है कि मैं आपको ना ये एग्जांपल के जरिए बताऊंगा, इसकी डेफिनेशन ही मैं पढ़ने वाला। मैं पहले आपको प्रॉपर एग्जांपल समझाऊंगा कि एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है। तो आ जाएँ, यहाँ पे इसकी एक एग्जांपल है, जो एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा और मैं आपको बताऊँ उससे मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाऊँगा, एक्स इंटरसेप्ट का, वाई इंटरसेप्ट का। कॉन्सेप्ट कौन सा है? एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। सो सबसे पहले आ जाए, ये हमारे पास इक्वेशन है एक, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। अब देखें, when we have to get the value of x intercept then the y is equal to 0। जब हमने x इंटरसेप्ट मालूम करना है ना तो तब हमने y की वैल्यू 0 कर देनी है। जब हमने x को मालूम करना है तो y की वैल्यू को 0 कर देंगे, और जब हमने y को मालूम करना है तो तब हम x की वैल्यू 0 कर देंगे। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने x इंटरसेप्ट कैसे मालूम करना है। तो जब हमने x इंटरसेप्ट मालूम करना है तो y की वैल्यू को मैं कर दूंगा 0। तो यहाँ पे आ गया y, ये मेरी इक्वेशन आ गई। अब देखें, ये y की जगह पे मैंने कर दिया 0, और ये जो 2x प्लस 4 है ये ऐसे ही आ जाएगा। अब मैंने क्या किया, ये प्लस का है, ये दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, और ये 2 इसके साथ ज़रब हो रहा है, उधर जाके तकसीम हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाय 2। तो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -2। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, x इंटरसेप्ट को मैं कैसे लिखूँगा? x इंटरसेप्ट को लिखने का तरीका ये है, आप जैसा कि आपको ऊपर में बता चुका हूँ कि ये इसमें हम जो कोऑर्डिनेट हमारा सिस्टम है ये वाला, इसमें हम x और y की वैल्यूज़ किस तरह लिखते हैं। तो x इंटरसेप्ट हमारा होएगा, x की वैल्यू मेरे पास आ गई -2, x की वैल्यू यहाँ पे मैंने -2 लिख ली है, और y की वैल्यू मैंने आपको बोला था कि y की वैल्यू तो हमने 0 कर दी है, तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 आ जाएगी। x की वैल्यू आ गई -2 और y की वैल्यू आ गई 0। अब आगे चलते हैं, अब हमने मालूम करना है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट को करते हुए जब y इंटरसेप्ट मालूम करना है तब हम x की वैल्यू को 0 कर देंगे। अब मैं यहाँ पे इक्वेशन हमारी है y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, ये y वैसे आ जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, जब ये 2 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। अब मैंने इसको इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना है, तो इसको लिखने का तरीकाकार क्या है, x मेरा 0 है तो ये 0 आ जाएगा, और y की वैल्यू मेरी आ गई 4।
यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो ये मेरा आ गया, ये मेरे पास आ गया y इंटरसेप्ट और ये आ गया x इंटरसेप्ट। अब आप देखें जो x इंटरसेप्ट है उसमें x की वैल्यू है, y 0 है, और जो मेरा y इंटरसेप्ट है उसमें y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 0 है। अब ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये मेरा x एक्सिस है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे y जो मेरा है x इंटरसेप्ट इसकी वैल्यूज़ लिखता हूँ। तो पहली वैल्यू x की है -2, यहाँ पे x 0 है, यहाँ पे ये x -2 है, यहाँ पे मैं डॉट लगा दूंगा, और जो y है वो तो 0 है तो y यही रहेगा, यानी कि ये यहाँ पे y 0 है और यहाँ पे ये -2 है, यहाँ पे ये डॉट लग जाएगा। उसके बाद मैं दूसरा y इंटरसेप्ट लिखूँगा, y में x की वैल्यू 0 है तो x 0 कहाँ पे है, x 0 यहाँ पे है, और y की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 4 कहाँ पे है, ये जाके यहाँ पे y की वैल्यू 4 है। तो एक डॉट यहाँ पे लगेगा, एक डॉट यहाँ पे लगेगा और इनको मैं आपस में मिला दूंगा। तो ये मेरे हो गए हैं, ये मेरा हो गया है x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। यहाँ पे एक चीज़ देखें, ये जो y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट करते हुए x की वैल्यू 0 है, और यहाँ पे x इंटरसेप्ट के ऊपर x की वैल्यू तो -2 है लेकिन y की वैल्यू यहाँ पे ये 0 है। तो ये हमारा x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट है। इसके क्वेश्चंस जो आगे एक्सरसाइज में आएंगे आपने इस कॉन्सेप्ट के ज़रिए आपने सॉल्व करने हैं। तो अगर तो आपको समझ आ गई तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर लिखते हैं कि आपको y इंटरसेप्ट की और x इंटरसेप्ट की समझ आ गई है, तो काइंडली लिख दें ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको भी समझ आ गई है और मैं आपको समझा पा रहा हूँ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट है वो है ब्रेक इवन का। ब्रेक इवन भी मैं आपको इसी तरह एग्जांपल के ज़रिए समझाऊंगा। अच्छा, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ब्रेक इवन का मतलब क्या है। ब्रेक इवन का मतलब ये है, फ़र्ज़ करो कि आपने एक कारोबार किया, उस कारोबार को चलाने के लिए महीने के आपके जो खर्चा होता है ना वो 10 रुपये का होता है और आपका मुनाफा भी 10 रुपये का है। तो लॉस कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, 10 - 10 0, यानी कि प्रॉफिट भी नहीं है और लॉस भी नहीं है। इसका मतलब है कि आप ब्रेक इवन पे हैं। ब्रेक इवन बिजनेस के अंदर वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर लॉस भी नहीं हो रहा होता और मुनाफा भी नहीं हो रहा होता, इसको ब्रेक इवन कहते हैं। अब यहाँ पे एक ब्रेक इवन को किस तरह से मालूम करते हैं इक्वेशंस के ज़रिए, इसका एक पूरा इधर प्रोसीजर, एक फॉर्मूला है जिसको मैं अभी आपको बताऊँगा कि आपने इसको किस तरह से करना है। अब वो यहाँ पे बात कर रहा है, एग्जाम्पल नंबर 6 है ये। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा पूरा कॉन्सेप्ट ब्रेक इवन का, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी, और फिर जो इसके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो भी आप आसानी से कर सकोगे। वो कहता है कि जी स्विफ्ट पेन्स हैज़ अ डेली फिक्स कॉस्ट ऑफ 3000, कि वो कहता है कि जी एक कंपनी है जो पेन बनाती है, ये उसने ब्रांड का नाम ले लिया है, मैं वैसे वो कह रहा हूँ कि एक कंपनी है जिसका नाम स्विफ्ट पेन है, वो पेन बनाती है, और उनकी जो डेली की जो फिक्स कॉस्ट है ना, कॉस्ट दो तरह की होती है, एक फिक्स होती है, एक वेरिएबल होती है। फिक्स कॉस्ट क्या है, फिक्स कॉस्ट सैलरीज वगैरह बिल्डिंग के ऑपरेशन को चलाने के लिए जो कॉस्ट है वो फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट के अंदर अगर पता है सैलरी महीने की 10,000 जानी तो 10,000 जानी है, वो महीने बाद 12,000 नहीं हो जानी। जो बिल्डिंग है उसका रेंट 10,000 है तो वो 10,000 ही जाना है, वो महीने के एंड में 15,000 नहीं हो जाना। तो वो कहता है कि जी 3,000 उनकी फ़िक्स कॉस्ट है जो होनी है, और उसके बाद वो कहता है कि ईच बॉल पॉइंट प्रोड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ 5 रुपये का पेन बनता है और 7 रुपये में उसको बेचा जाता है। उसने यहाँ पे 3 बातें बताई हैं। एक उसने बताया कि उसकी जो फिक्स कॉस्ट है वो 3,000 है, 5 रुपये का पेन बनता है, 7 रुपये का वो बेचते हैं। तो वो कहता है व्हाट इज़ द ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, कैसे ब्रेक इवन पॉइंट मालूम करना है। दिस इज़ हाउ मैनी बॉल पॉइंट्स मस्ट बी सोल्ड ईच डे टू गेट नो लॉस नो प्रॉफिट। कितने बॉल पॉइंट जो हैं वो डेली के जो हैं वो सेल होने चाहिए जिससे आपका नो लॉस नो प्रॉफिट हो। नो लॉस यानी कि अगर किसी बिजनेस से प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, लॉस भी नहीं हो रहा, वो उसका ब्रेक इवन पॉइंट है। तो सबसे पहली चीज़ उसने यहाँ पे ये की है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कि किसी चीज़ को पैदा करने के लिए जो कॉस्ट है वो, अब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें 2 तरह की कॉस्ट होती है। एक कॉस्ट फिक्स कॉस्ट है और एक वेरिएबल कॉस्ट होती है। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो उसने यहाँ पे बात की, सैलरीज और बिल्डिंग के एक्सपेंसेस वगैरह, और वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है, वेरिएबल के अंदर वो चीज़ें आएंगी जो रॉ मटेरियल के लिए और चीज़ों को बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो फिक्स कॉस्ट होती है। अब मिसाल के तौर पे देखो, यहाँ पे पेन है वो 5 रुपये में बनता है, 7 रुपये में सेल होता है। यहाँ पे एक पेन के अंदर 2 रुपये का प्रॉफिट है, तो 5 रुपये का तो उसने एक्सपेंस किया है ना,
तो ये देखो अगर वो 5 पेन बनाएगा तो उसका जो है वो 50 रुपये का खर्चा होएगा। अगर वो इससे जितने पेन बनाता जाएगा उसकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी और उसका प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। थोड़ी सी समझ आई है कि नहीं आई? अच्छा अब आ जाओ, यहाँ पे उसने बात की कि जो टोटल कॉस्ट है ना उसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक फ़िक्स कॉस्ट आती है और एक वेरिएबल कॉस्ट आती है। अब फिक्स कॉस्ट की जगह पे तो 3000 रुपये आ गए, कॉस्ट ये 3000 रुपये आ गया फिक्स कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? वेरिएबल कॉस्ट की जगह पे मैं लिखूंगा 5 का मतलब है 5 क्या है ये, यानी कि पैसे हैं, 5 रुपये हैं। और x क्या है? x वेरिएबल है। x का मतलब कि जितने पेन बनेंगे उतने। मिसाल के तौर पे ये देखो 5 रुपये खर्चा आता है एक पेन बनाने को। फर्ज करें उसने पेन बनाए 50, 250 रुपये खर्चा आ गया और ये 3000 फिक्स है, तो टोटल खर्चा कितना आ गया? 3250। तो यहाँ पे जितने वो पेन बनाएगा उतनी गिनती यहाँ पे हम लिखेंगे। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन ये बनेगी कि कॉस्ट इज इक्वल टू 5x प्लस 3000। ये 5x का x के अंदर लिखूंगा 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन, जितने पेन होंगे उतनी गिनती यहाँ पे लिखूंगा। और एक पेन को बनाने के ऊपर 5 रुपये लगते हैं। तो ये अगर कितने पेन बने हैं और एक पेन 5 रुपये का, इन दोनों को आपस में ज़रब करूंगा तो मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। तो ये मेरी एक इक्वेशन बन जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद आ जाए दूसरी इक्वेशन है रेवेन्यू की। रेवेन्यू के अंदर रेवेन्यू इज इक्वल टू 7 उसने यहाँ पे बताया हुआ है कि जो पेन बिकता है ना वो 7 रुपये का बिकता है। और x कितना आएगा? x इतना ही आएगा, जितने पेन बने हैं उतने पेन ही सेल करने हैं, तो वो x की अमाउंट आ जाएगी। उसको मैं यहाँ पे लिख के करूँगा तो उसकी जो है ना वो मुझे अमाउंट दे देगा। अब देखिएगा मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे मैंने क्या किया। यहाँ पे मैंने ये किया, मैंने कहा कि जो मेरी इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 इन दोनों को बराबर कर दो। यहाँ पे मैंने लिखा 5x प्लस 3000 इज इक्वल टू 7x। ये वाली इक्वेशन को लिख दिया मैंने यहाँ पे और ये वाली इक्वेशन को मैंने लिख दिया यहाँ पे। इन दोनों को मैंने इक्वल कर दिया। अब ये यहाँ पे प्लस का है, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। 7 में से 5 निकल जाएंगे, बाकी रह जाएगा 2 और ये 3000। अब ये जो 2 है ये इधर ज़रब हो रहा है, ये इसके साथ आके तकसीम हो जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 1500, यानी कि 1500 वो अमाउंट ऑफ बॉल पॉइंट्स है कि अगर 1500 बॉल पॉइंट बने ना तो आपकी जो प्रॉफिट और लॉस है ना वो 0 होएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इन वैल्यूज़ को पुट करूँगा इन दोनों इक्वेशंस में, इस इक्वेशन में भी और इस इक्वेशन में भी। अभी आप देखिएगा इसकी अमाउंट और इसकी अमाउंट बराबर आएगी। अच्छा पहले मैं सी में आया, सी के अंदर ये 5 जो है ये क्या है बताओ? ये 5 जो है वो क्या है? ये 5 एक पेन की कॉस्ट है। क्या है? एक पेन की कॉस्ट। और ये वाली हमारी इक्वेशन कॉस्ट की है और ये वाली हमारी इक्वेशन रेवेन्यू की है। और ये साथ क्या है? ये साथ एक पेन को बेचने की कीमत है। ये एक पेन को बनाने की कीमत है और ये एक पेन को बेचने की कीमत है। समझ आ गई? अच्छा ये 5 वैसे ही आ जाएगा यहाँ पे। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है कि हमने 1500 पेन बनाने हैं। जब मैं 1500 पेनों को एक पेन की कीमत के साथ ज़रब करूँगा तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 7500। 7500 के अंदर 3000 रुपये जो एक्सपेंस बिल्डिंग का और वो होना ही होना है, उसको मैं जब जमा करूँगा तो मेरी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 10,500। अब 10,500 आ गया। अब इसी 1500 को मैं रेवेन्यू वाली जो मेरी इक्वेशन है मैं उसमें पुट करूँगा। ये 7 वैसे आ जाएगा, ये 7 वैसे आ गया। और इसमें मैं जब x की वैल्यू को पुट करूँगा, इसको ऑब्जर्व करेंगे तो 10,500 आ जाएगा। तो गाइज़ ये जो है ना आप देख लें कि ये आपका ब्रेक इवन है। इस ऐसे आपने ब्रेक इवन मालूम करना है। मैंने मैक्सिमम कोशिश की है कि मैं आपको दोनों इक्वेशंस मैक्सिमम तरीके से समझा दूँ। उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ इसके ग्राफ की तरफ। इसके x एक्सिस पे जो है वो बॉल पॉइंट्स की कीमत है कि 500, 1000, 1500 कीमत का मतलब कह रहा हूँ उसकी क्वांटिटी है। और यहाँ पे जो है वो प्राइसिंग आ रही है, यानी कि प्राइसिंग आ रही है, यानी कि उसकी आ रही है, वैल्यू आ रही है। अच्छा अब
यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें आई थी, एक रेवेन्यू वाली इक्वेशन थी और एक मेरे पास दूसरी एक्सपेंस वाली यानी कि कॉस्ट वाली एक इक्वेशन है। इसमें जो मेरी रेवेन्यू की इक्वेशन है वो 0 से स्टार्ट होती है, यानी कि उसकी स्टार्टिंग में कोई वैल्यू नहीं है, और जो मेरी कॉस्ट वाली है उसकी स्टार्टिंग पे कॉस्ट एक 3000 की कॉस्ट ऑलरेडी है। आपने यहाँ पे देखा ना, ये देखो यहाँ इस इक्वेशन के अंदर इसकी वैल्यू ऑलरेडी है 3000 और इसकी तो वैल्यू कुछ नहीं है, तो ये 0 से स्टार्ट हो रही है, ये 3000 से स्टार्ट हो रही है। ये जब रेवेन्यू की यहाँ से इक्वेशन स्टार्ट होएगी और ये यहाँ तक जाएगी, ये यानी कि इसकी जो वैल्यू आई थी वो आई थी 10,500, ये 10,500। अगर आप इसको यहाँ से ऐसे मिलाएंगे ना तो ये 10,500 बनती है। इसी तरह से जो दूसरी कॉस्ट की इक्वेशन है उसको भी मैं 3000 से स्टार्ट करूँगा, 3000 से स्टार्ट करने के बाद उसको यहाँ पे ले जाऊँगा। अब ये दोनों यानी कि रेवेन्यू भी 10,500 पे जाके और जो दूसरा कॉस्ट है वो भी 10,500 पे जाके ये एक दूसरे को इंटरसेप्ट करते हैं, एक दूसरे को कट करते हैं। उसके बाद देखें यहाँ पे ये ब्रेक इवन है, इससे नीचे में अगर आऊँगा तो वो मेरा लॉस है, इससे ऊपर में अगर जाऊँगा तो वो मेरा प्रॉफिट है। ऊपर वाला जो है वो मेरा प्रॉफिट है, इससे ऊपर वाला प्रॉफिट है, इससे नीचे लॉस है। अब मैं आपको एक टास्क देता हूँ, वो टास्क आपने भी परफॉर्म करना है और उसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में आपने लिखना है। वो क्या है, यहाँ पे मैंने जो मेरा एक्स था यानी कि पेन्स की जो क्वांटिटी थी उसकी वैल्यू मैंने रखी थी 1500। अब आपने काम करना है, आपने क्या काम करना है, आपने ये करना है, आपने इसकी वैल्यू रखनी है 2500। वो 2500 आपने इसमें भी पुट करना है और वो 2500 आपने इसमें भी पुट करना है। उसके जब आंसर आएंगे ना तो आंसर क्या आएगा, इसका आंसर तकरीबन 1500 के करीब आएगा और इसका तकरीबन 1800 के करीब आएगा। मैं वैसे बता रहा हूँ, वो निकाल के आप देखें और नीचे कमेंट सेक्शन में आपने आंसर लिखने हैं। तो वो जब आप दोबारा अगर उसको यहाँ पे आके देखोगे ना तो आपका जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू आपका उसका डॉट चला जाएगा यहाँ पे 18 पे, और जो उसका इंटरसेक्शन है वो पीछे आएगा, उसका फिर वो पीछे से इंटरसेक्ट करेगी। वो जो आगे वाला पोर्शन होएगा वो सारा प्रॉफिट आएगा। तो इसको आप करके देख लें, ये आप वो जो 0 से ऊपर होएगा वो उसका ब्रेक इवन हो जाएगा, और यानी कि वो ब्रेक इवन से ऊपर प्रॉफिट में चला जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट था ब्रेक इवन का, और मैंने कोशिश की है मैक्सिमम कि मैं आपको जो है ना वो समझा सकूं, और आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अभी इससे जो नेक्स्ट वाली वीडियो है ना उसके अंदर मैं शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs को करने वाला हूँ, और उससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेक्चर है उसके अंदर हम जो एक्सरसाइज है 4.2 उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात होती है। अल्लाह हाफिज़।